नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और आज का इसमें जो विषय दिया गया है वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो मुद्रा एवं बैंकिंग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो इसे देखते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो आप देख रहे हैं कौन सा टॉपिक है, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में देखते हैं, जो भी इसमें से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं उनको जरा इसमें देखते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला शब्द था मुद्रा। कौन सा शब्द था आपका? मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो आप अगर परिभाषा की बात करें तो मुद्रा वास्तव में वह कड़ी होती है या वह धुरी होती है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु या किसी सेवा को आप खरीद सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? आपकी मुद्रा। तो मुद्रा वास्तव में है क्या, एक बार जान लेंगे। तो मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वह धुरी होती है, वह धुरी होती है, वह धुरी होती है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को खरीदा जाता है, किसी वस्तु या सेवा को खरीदा जाता है, किसी वस्तु या सेवा को खरीदा जाता है, मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई कि मुद्रा है क्या? तो मुद्रा वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो मुद्रा वह धुरी होती है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं। तो वह क्या कहलाती है? आपकी मुद्रा कहलाती है। ये हो गया मुद्रा के बारे में। फिर बात आती है जी मुद्रा का विकास कैसे हुआ है। विकास भी आप जानेंगे, मुद्रा का विकास। अगर मुद्रा के विकास की बात करें जी, मुद्रा का विकास कैसे हुआ है। अब बात आती है मुद्रा का विकास। विकास में आप याद रखेंगे, अगर प्राचीन काल से बात करें हम, प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा तो प्राचीन काल में पहले वस्तु मुद्रा चलती थी जिसमें एक वस्तु के बदले आपकी दूसरी वस्तु उसमें प्रदान करते थे। तो उस समय जो भी आपके स्थानीय बाजार लगते थे तो उस समय वस्तुओं को बदल कर, जैसे कोई गुड़ का उत्पादन कर रहा है, कोई गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो गुड़ के बदले उसने बदल करके गेहूं को दे दिया और गेहूं को बदल के उसने आपका गुड़ को दे दिया। इस तरीके से आपका तो मुद्रा का विकास हुआ है धीरे धीरे। तो इसमें सबसे पहले अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा के विकास में अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सी मुद्रा थी? सबसे पहली थी आपकी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा के बाद में धीरे धीरे फिर आपका विकास हुआ और इसके बाद में आपकी आई धातु मुद्रा। कौन सी मुद्रा आई है? धातु मुद्रा। आपने बहुत सारे शासक पढ़े होंगे, जैसे किसी ने सोने के सिक्के जारी किए, किसी ने आपके शीशे के सिक्के, किसी ने चांदी के सिक्के। तो जो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के वगैरह हैं तो वो किस प्रकार की मुद्रा थी? धातु मुद्रा। अब धीरे धीरे ये आपका कम होने लगी और एक नई मुद्रा ने आपका जन्म ले लिया और इसे बोलते हैं कागजी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आपकी कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा का आपका विकास हुआ धीरे धीरे और अब कागजी मुद्रा भी आपकी कम होती जा रही है और एक अब नई मुद्रा आपकी जोर पकड़ रही है और इस मुद्रा का नाम क्या है? आभासी मुद्रा, डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी आप पढ़ते हैं, जैसे आपका बिटकॉइन वगैरह है, तो एक इस तरीके की करेंसी बिटकॉइन करेंसी। तो आपको याद रखना है। तो मुद्रा के अगर विकास की बात करें तो मुद्रा के विकास में ही आपको कड़ी याद रखनी है। सबसे पहले वस्तु मुद्रा है, वस्तु मुद्रा के बाद में धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद में कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा के बाद में कैसी मुद्रा है? आभासी मुद्रा। ये क्लियर हो गया, ये मुद्रा से संबंधित था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मुद्रा से संबंधित जो आपकी शब्दावली होती है। तो आप आगे हेडिंग बनाएंगे मुद्रा से संबंधित शब्दावली। हेडिंग क्या है? मुद्रा से संबंधित शब्दावली। इसमें 4-5 शब्दावली हैं जो आपके महत्वपूर्ण है। मुद्रा से संबंधित शब्दावली, ये आप हेडिंग बना लेंगे। मुद्रा से संबंधित शब्दावली, ये हो गया आपका हेडिंग। अब शब्दावली की बात करते हैं जी, कौन कौन सी शब्दावली हैं उन्हें आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विमुद्रीकरण की। विमुद्रीकरण क्या होता है, इसकी बातें करते हैं। तो विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें, विमुद्रीकरण है क्या? तो जब हमें लग रहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काला धन आपका ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, यानी जो टैक्स में दिया जानी थी राशि उसकी मात्रा आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब लोगों ने काला धन इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सरकार होती है तो सरकार क्या करती है, सरकार ये निर्णय लेती है
कि वह पुराने नोटों को बंद कर देती है। पुराने नोटों को क्या कर देगी? आपके पुराने नोटों को कर देगी आपकी बंद। तो पुराने नोटों को बंद कर दिया जाता है, पुराने नोटों को बंद कर दिया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है, पुराने नोटों को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और इनके स्थान पर क्या है? इनके स्थान पर नए नोट, इनके स्थान पर कैसे नोट? आपके नए नोट आपके जारी कर दिए जाते हैं, नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। तो इसमें याद रखना है ये कौन सी क्रिया कहलाती है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण क्रिया में क्या है? पुराने नोटों को आपका बंद कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। ये तो हो गया एक डेफिनेशन इसके। उसके बाद में अगर आपसे बात करें कि जो विमुद्रीकरण की क्रिया है, विमुद्रीकरण की क्रिया अब तक कितनी बार हुई है? तो ये हुई है अब तक 3 बार। सबसे पहले हुई थी 1946 में, उसके बाद हुई थी 1978 में, और उसके बाद हुई है जी 2016 में। कितनी बार हुई है? 3 बार, 1946, 1978 और 2016। 1946 की बात करें, मतलब जब आपकी ब्रिटिश सरकार थी तो उस समय की बात है। 1946 में क्या हुआ? तो 1946 में आपके 1000 और आपके 10,000, 1000 और कितने? आपके 10,000, 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए। ये 1946 की बात है। उसके बाद 1978 की बात करें, 1978 में आपके 1000, 5000 और आपके 10,000, 1000, 5000 और 10,000, ये आपके 3 नोट बंद किए गए थे। 2016 ये आपके सामने हुआ रिसेंटली, ठीक है। इसमें क्या है? 500 रुपए के और क्या है आपका 1000 रुपए के पुराने नोट आपके बंद कर दिए गए और इनके स्थान पर 500 रुपए का नया नोट जारी कर दिया गया। और 1000 का तो अभी भी फिलहाल बंद है और नया नोट आपका जारी कर दिया गया 2000 रुपए का। तो याद रखना है विमुद्रीकरण क्रिया, पुराने नोटों को बंद कर दिया जाता है, नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। अब तक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। 3 बार में पहली बार कब हुई है? पहली बार हुई है 1946 में, 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए। दूसरी बार हुई है 1978 में, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए। तीसरी बार हुई है 2016 में, 500 और क्या है आपका 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? विमुद्रीकरण। तो एक शब्दावली आपकी क्लियर हुई विमुद्रीकरण से संबंधित, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्रिया है ये सभी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग आप बनाएंगे मुद्रा अवमूल्यन। क्या हेडिंग बनाएंगे? मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन एक ऐच्छिक क्रिया है, जानबूझकर आप कर रहे हैं मुद्रा अवमूल्यन भी, यह भी आपकी ऐच्छिक क्रिया थी। अब इसमें देखते हैं कौन सी क्रिया है जी? मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन की बात करते हैं, डीवैल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश में। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन में जब अपने देश की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले कम कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मुद्रा अवमूल्यन। इसमें याद रखेंगे अपने देश की मुद्रा को, अपने देश की मुद्रा को, अपने देश की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले कम करना ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। अपने देश की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले कम करना ही क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, ये मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। फिर बात आती है मुद्रा अवमूल्यन क्यों करते हैं, क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो मुद्रा अवमूल्यन जब करते हैं, जैसे किसी देश को लग रहा है कि हाँ जी मंदी आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन करते हैं। अब इस स्थिति से फायदा क्या होगा? इस स्थिति से फायदा ये होता है, जैसे भारत देश है, भारत देश किसी से आयात कर रहा है यानी सामान मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और किसी देश को क्या है? ये सामान भेज रहा है, ठीक है, निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ये भेज रहा है सामान। अब ऐसे में क्या होगा? इसमें जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की मुद्रा को कम कर दोगे, जैसे एग्जाम्पल 4, $1 के मुकाबले पहले आ रहे थे 80 रुपये, एग्जाम्पल 4 के लिए 80 रुपये आ रहे थे। अब आपने क्या किया? $1 के मुकाबले मान कम कर दिया, तो अब कितने आएंगे? आपके 82 रुपये आ रहे हैं, यानी 82 रुपये में $1 आ रहा है, पहले आ रहा था 80 रुपये में। तो मुद्रा का मान कैसे हो गया? आपका कम हो गया, जबकि मुद्रा की संख्या बढ़ेगी लेकिन मान कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा
जो कोई आपका आयात हो रहा था, तो क्योंकि पहले आप 80 रुपये में खरीद रहे थे $1, यानी उस सामान खरीद रहे थे 80 रुपये में, अब वो सामान कितने रुपए में खरीदना होगा आपको? 82 रुपये में। तो पहले की अपेक्षा सामान कैसे हो जाएगा आपका? महंगा हो जाएगा। तो महंगा होने से क्या होगा? जो आपका आयात है, तो आयात कैसा हो जाएगा? आयात तो हो जाएगा आपका कम। कैसा हो जाएगा? कम। लेकिन जो आपके देश का सामान है, अपने देश का सामान कैसा हो जाएगा? सस्ता, अन्य देश के मुकाबले। तो जो आपका निर्यात है, निर्यात क्या होगा? निर्यात इसमें बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका निर्यात बढ़ जाएगा। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, आयात को क्या है? आयात को तो कम करने के लिए, और निर्यात को क्या है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए आपकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रक्रिया अपनाई जाती है मुद्रा अवमूल्यन। क्लियर हुआ? फिर बात आती है जी मुद्रा अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मुद्रा अवमूल्यन की अगर बात करें, अब तक ये 3 बार हुआ है। एक बार तो हुआ 1949 में, एक बार हुआ जी 1966 में, और एक बार हुआ 1991 में। तो इनके डेट मतलब वर्ष इनके याद रखेंगे। एक बार कब हुआ है? 1949 में, एक बार 1966 में, और एक बार कब हुआ? 1991 में। तो ये आपका मुद्रा से संबंधित दूसरी शब्दावली थी, और इसमें पढ़ा आपने मुद्रा अवमूल्यन। तो ये क्लियर हो गया मुद्रा अवमूल्यन का आपका 1949, 1966, 1991 में। क्लियर हुआ जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी क्रम में आगे देखेंगे जरा। अब नेक्स्ट आप शब्दावली पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। क्या पढ़ेंगे? मुद्रास्फीति, या इंग्लिश में बोल देते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, या इंग्लिश में बोल देते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोल देते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे, या इंग्लिश में बोल देंगे इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति होती क्या है? इसे आप एक शब्द में महंगाई कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महंगाई। यहां से थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या बोल देंगे? महंगाई। महंगाई में होता क्या है? तो ये मुद्रास्फीति जब होती है, जब किसी वस्तु का जो उत्पादन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन, जब किसी वस्तु का उत्पादन क्या हो? जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो, जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो, लेकिन उसकी जो मांग है, लेकिन उसकी मांग अधिक हो। जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो, लेकिन उसकी मांग कैसी हो? लेकिन उसकी मांग हो आपके अधिक हो। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो याद रखेंगे मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति आपकी महंगाई। तो ऐसे में क्या होता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन कैसा हो? जब किसी वस्तु का उत्पादन कैसा हो? कम हो, लेकिन मांग कैसी है उसके? तो मांग कैसी होती है आपकी? अधिक हो। तो जब मांग अधिक होगी, उत्पादन कम है, तो अब का सीधी सी बात है क्या हो जाएगी? आपकी महंगी हो जाएगी वस्तु, और वस्तु को उसी को क्या बोल देंगे आप? महंगाई बोल देंगे। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो मुद्रा थी, मुद्रा का मान कैसा हो जाएगा? मुद्रा का मान हो जाएगा कम। कम क्यों हो जाएगा जी? कम इसलिए हो जाएगा, पहले जब वस्तु आपकी सही मात्रा में मिल रही थी, यानी एग्जाम्पल 4, आप पहले खरीद रहे थे जैसे 50 रुपये किलो, ठीक है? 50 रुपये किलो में क्या है? आलू आप खरीद रहे थे, आलू खरीद रहे थे 50 रुपये किलो में, 5 किलो आलू खरीद रहे थे आप, ठीक है? एग्जाम्पल 4 के लिए। अब क्या है? इस वर्ष आपका आलू की फसल जो है वो अच्छी नहीं हुई। अब आलू का क्या है? आलू का क्या है? उत्पादन कम हुआ, लेकिन जो प्रोडक्शन है कम होने के कारण, लेकिन मांग उसकी पर्याप्त बनी हुई है। अब क्या हुआ? जब आलू का उत्पादन कम होगा, तो उत्पादन कम होने से अब जो 5 किलो आलू है, 5 किलो आलू आपको पड़ रहा है यदि 100 रुपये प्रति किलोग्राम का। कितने का पड़ रहा है? 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का कितना पड़ रहा है? 5 किलो। और पहले आप खरीद रहे थे 5 किलो, कितने का खरीद रहे थे? 50 रुपये का। तो याद रखेंगे, तो अब वृद्धि हुई इसमें। तो वृद्धि होने से क्या हुआ? पहले तो 5 किलो आलू 50 रुपये में ही आप खरीद रहे थे, अब 5 किलो आलू कितने में खरीद रहे हैं? आप खरीद रहे हैं 100 रुपये में। तो मुद्रा का जो मान है, मुद्रा का मान कैसा हो गया आपका? कम होगा। इसलिए कम हो गया क्योंकि 50 रुपये में ही पहले वो वस्तु आ रही थी, अब कितने रुपए में आ रही है? 100 रुपये में। तो मुद्रा का मान कैसा हो जाता है आपका? कम। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। तो इसमें ये पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में वस्तु का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इतना ही रहता है। तो याद रखेंगे मुद्रा का मान कैसा हो जाता है? कम। और यह स्थिति कब बनती है? जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो लेकिन उसकी मांग अधिक हो। तो ऐसी स्थिति को आप क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं जी? मुद्रास्फीति। तो ये क्लियर हुआ आपका। मुद्रास्फीति से एक शब्द में महंगाई से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
नेक्स्ट आगे बढ़ते, मुद्रास्फीति क्लियर हो गया सभी का, मुद्रास्फीति हो गया क्लियर सभी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अविस्फीति, या इंग्लिश में बोल देते हैं डीफ्लेशन, इंग्लिश में क्या बोल देंगे उसे, डीफ्लेशन, और आप बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अविस्फीति जी देखेंगे। अब आप देख रहे हैं शब्दावली कौन सी, मुद्रा अविस्फीति, कौन सी शब्दावली, मुद्रा अविस्फीति, या इंग्लिश में बोल देते हैं डीफ्लेशन। मुद्रा विस्फीति की बात करें, मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा होता है मुद्रा अविस्फीति। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जी, ये स्थिति आपकी जब बनती है जब वस्तु का उत्पादन कैसा हो, जब वस्तु का, मैं पूरा लिख देता हूं ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे, जब किसी वस्तु का उत्पादन, जब किसी वस्तु का उत्पादन क्या हो, जब किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हो, जब किसी वस्तु का उत्पादन कैसा हो, अधिक हो, लेकिन उसकी जो मांग है, लेकिन उसकी मांग कम हो, लेकिन उसकी मांग क्या हो, कम हो। जबकि इस वस्तु का उत्पादन अधिक हो लेकिन उसकी मांग कम हो, तो ऐसी स्थिति को आप क्या बोलेंगे, मुद्रा अविस्फीति, ठीक है। और एक शब्द की अगर बात करें, एक शब्द में बोल देंगे आप इसे मंदी, क्या बोल देंगे, एक शब्द बोल देंगे मंदी, ठीक है। तो जब उत्पादन अधिक होगा किसी भी वस्तु का, उत्पादन अधिक होने से क्या होगा, जब वस्तु सस्ती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूर्ति उसकी अच्छे से हो रही है, तो मांग आपकी धीरे धीरे क्या है, आपका कम होती चली जाती है। तो ऐसे में आप क्या पढ़ते हैं, ऐसा कैसे, जैसे आलू से आप समझ सकते हैं, जैसे आलू है, ठीक है। अब आलू का क्या है, इस बार बम्पर पैदावार हो गई आलू की, इस वर्ष बम्पर पैदावार हुई। अब बम्पर पैदावार होने से क्या हुआ, पहले जो आप खरीद रहे थे आलू, ठीक है, पैदावार से अगर पहले की बात करें, पहले आप खरीद रहे थे 10 रुपये प्रति किलोग्राम आलू, क्या खरीद रहे थे, 10 रुपये प्रति किलोग्राम आलू। अब क्या है, आलू का उत्पादन जब अधिक हो गया, आलू का उत्पादन अधिक होने से अब आप खरीद रहे हैं जी 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू, क्या खरीद रहे हैं, 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू। अब ऐसे में आप देख रहे हैं, पहले 10 रुपये में खरीद रहे थे, अब क्या खरीद रहे हैं, 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू। तो क्या बोलेंगे, इसे मंदी बोलेंगे। और मंदी में आपको याद रखना है, इसमें जो मुद्रा का मान है, तो मुद्रा का मान के बारे में याद रखना है। मुद्रा के मान में क्या हो जाएगा, इसमें मुद्रा के मान में बढ़ोतरी हो जाएगी, मुद्रा के मान में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि लिख सकते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। तो मुद्रा के मान में क्या हो जाता है, इसमें मुद्रा के मान में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि इसलिए हो चुकी है जी, वृद्धि हो जाती है, मुद्रा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि इसलिए हो चुकी है क्योंकि पहले आप 10 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहे थे आलू, लेकिन जब बम्पर पैदावार हुई उसके, तो अब आप 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू खरीद रहे हैं, तो मुद्रा के मान में क्या हो गया, आपका वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति को आप क्या बोलते हैं, मुद्रा अविस्फीति। कौन सी स्थिति आपके, मुद्रा अविस्फीति। तो मुद्रा अविस्फीति को एक शब्द में बोल देंगे मंदी, और मंदी से आप याद रखेंगे जब वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है लेकिन उसकी जो मांग है वो कम होती है, तो इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रा अविस्फीति। तो ये थी आपकी मुद्रा से संबंधित शब्दावली, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है विमुद्रीकरण, मुद्रा अवमूल्यन, उसके बाद आपने पढ़ा है जी, इससे पहले जो पढ़ा है मुद्रास्फीति, और अब पढ़ा है मुद्रा अविस्फीति। तो ये 4 शब्दावली थी जो आपकी पूछी जाती रहती हैं पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब देखेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो भारत में जो मुद्रा है वो कहाँ पर छापी जाती है उनके बारे में देखते हैं, भारत में मुद्रा कहाँ पर छापी जाती है। तो अब हेडिंग बनाएंगे, ऊपर आप हेडिंग बना लेंगे, भारत में मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, भारत में मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, ये आप हेडिंग बना लें जी, भारत में मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में हेडिंग बना लेंगे, भारत में मुद्रा को छापने वाली, मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको याद रखना है, तो भारत में जो आपकी मुद्रा है, जो भारतीय मुद्रा जो आप रुपए देखते हैं, तो वो वास्तव में कहाँ पर छापी जाती है वो ध्यान रखेंगे। तो भारत में मुद्रा की अगर बात करें, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, तो भारत में मुद्रा को छापने के लिए टोटल आपकी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं,
और 4 प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, आप उससे ऐसे याद रख सकते हैं MDNS, इससे याद रहेगा। क्या है जी आपका कोड MDNS, इससे बन जाएगा। M से अगर बात करेंगे तो M से बन जाएगा जी आपका मैसूर, क्या बन जाएगा, मैसूर। D से अगर बात करेंगे, D से बन जाएगा देवास। N से बात करेंगे, N से बन जाएगा नासिक, क्या बन जाएगा, नासिक। और S से बात करेंगे सालबोनी, क्या बन जाएगा, सालबोनी। तो याद रखें इसमें अगर आपसे पूछ रहा है M से क्या बन जाएगा जी मैसूर, D से क्या बन जाएगा देवास, N से क्या बन जाएगा नासिक, S से बन जाएगा सालबोनी। तो ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर भारतीय मुद्रा छापी जाती है। अब बात आती है कहां कहां पर जी, मैसूर आप सब जानते हैं ये कहां पर है, कर्नाटक में। मैसूर कहां पर है, कर्नाटक में। देवास कहां पर है, देवास आपका कहां पर है, MP में। देवास कहां पर है, MP में। नासिक कहां पर है, नासिक आपका महाराष्ट्र में। और सालबोनी कहां पर है, सालबोनी आपका पश्चिम बंगाल में। सालबोनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल। तो आपका क्लियर हुआ भारत में मुद्रा को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक कौन सा हो गया आपका मैसूर, मैसूर कर्नाटक में। देवास, देवास कहां पर है, MP में। नासिक, नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। सालबोनी कहां पर आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर आपकी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ये क्लियर हो गया भारतीय मुद्रा कहां पे छापी जाती है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो होगी भारतीय मुद्रा, ठीक है, जो कागजी मुद्रा है वो यहाँ पे छापी जाती है। अब जो आपके सिक्के मिलते हैं, ठीक है, जो सिक्के हैं, सिक्के कहाँ पर छापे जाते हैं, सिक्के के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में टंकसाल केंद्र या जो आपके सिक्के होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं टंकसाल केंद्र। भारत में टंकसाल केंद्र, तो भारत में टंकसाल केंद्र की बात करते हैं। भारत में हेडिंग बना लेंगे, भारत में टंकसाल केंद्र। टंकसाल केंद्र के बारे में जानते हैं जी, टंकसाल केंद्र कितने भारत में। तो टंकसाल केंद्र अगर जाने इसमें, तो टंकसाल केंद्र से याद रखेंगे, इसका भी बड़ा आसान सा है। टंकसाल केंद्र आपके भारत में कितने, 4 टंकसाल केंद्र हैं जहां पर आपके सिक्के कह सकते हैं या जो आपके खेलों में दिए जाने वाले मेडल होते हैं वो आपके यहाँ पे छापे जाते हैं। तो इसमें याद रखेंगे किलोमीटर नेशनल हाईवे, इससे आपका याद रहेगा किलोमीटर, और क्या है आपका नेशनल हाईवे NH। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर NH याद हो जाएगा। तो अगर इसमें बात करें K से, क्या है K, फिर है M, फिर है N, फिर क्या है H, किलोमीटर नेशनल हाईवे। तो याद रखेंगे K से बनेगा, M से बनेगा, N से बनेगा और S से बनेगा। अब क्या क्या बनेंगे वो देख लेंगे जरा, क्या क्या इनसे बनेंगे। K से बात करें तो K से बन जाएगा कोलकाता, क्या बन जाएगा K से बन जाएगा कोलकाता। M से अगर बात करें, M से बन जाएगा मुंबई, क्या बन जाएगा मुंबई। N से बात करेंगे, ठीक है, N से अगर बात करें तो N से बन जाएगा नोएडा, क्या बनेगा आपका नोएडा। और S से बात करेगा तो ऐसे बात हो जाएगी आपके, ऐसे बन जाएगा हैदराबाद, क्या बन जाएगा हैदराबाद। तो याद रखेंगे भारत में 4 टंकसाल केंद्र है, इसका ये कोड है किलोमीटर नेशनल हाईवे KMNS, ऐसे याद रखेंगे। K से बन जाएगा कोलकाता, M से बन जाएगा मुंबई, N से बन जाएगा नोएडा, S से क्या बन जाएगा हैदराबाद। कोलकाता कहाँ पर है आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। मुंबई सब जानते हैं महाराष्ट्र में है। उसके बाद नोएडा कहाँ पर है, नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में है जी। और हैदराबाद कहाँ पर है, हैदराबाद आपका तेलंगाना, कहाँ पर है तेलंगाना। तो ये क्लियर हुआ भारत में कितने टंकसाल केंद्र हैं, भारत में 4 टंकसाल केंद्र हैं। ये सब आपने जान लिए किलोमीटर नेशनल हाईवे से, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और हैदराबाद। ये हो गया टंकसाल केंद्र से संबंधित। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो भारतीय मुद्रा की टंकसाल केंद्र होगी। अब बात आती है जो भारतीय मुद्रा है, वर्तमान में कौन कौन सी मुद्रा चल रही है, वो आपके उस पर कौन से चित्र छपे हुए हैं और उसका आकार क्या होता है। तो ऐसे को इसके बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया टंकसाल केंद्र से, टंकसाल केंद्र ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको एक हेडिंग बनानी है, एक इसमें हेडिंग बनानी है भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार। हेडिंग बनाएंगे भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार, हेडिंग बना देंगे जी भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार, जो उसकी शेप है, कितनी उसकी शेप है, लंबाई चौड़ाई, ये उससे संबंधित है। भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार, ये हो गया क्लियर।
उसके बाद में एक तरफ तो लिखेंगे मुद्रा, मुद्रा का प्रकार, मतलब कितने रुपए की मुद्रा है, मुद्रा का प्रकार, और एक तरफ लिखेंगे आकार, जो उसका शेप है, बनावट है, लंबाई चौड़ाई, आकार। आकार की अगर बात करें, मुद्रा का प्रकार और हो गया आकार। अब मुद्रा के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे छोटा जो नोट है वो कितने रुपए का है, 10 रुपए का। उसके बाद आपका चलता है 20 रुपए का, 20 के बाद चलता है 50 रुपए का, 50 के बाद आपने पढ़ा है जी 100 रुपए का, 100 के बाद कौन सा है जी 200 रुपए का, 200 के बाद है जी 500 रुपए का, 500 रुपए के बाद है जी 2000 रुपए का। तो ये वर्तमान में मुद्राएं जो अब चल रही है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500 और 2000। अब बात आती है आकार की। आकार की अगर बात करें, ज़्यादा आपको रटना नहीं है इसमें, तो आकार की अगर बात करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे आकार में, तो 10 रुपये पे आप याद रखेंगे 123, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 129, 6 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे 135, फिर 7 जोड़ देंगे 142, फिर 4 जोड़ देंगे 146, फिर आपका 4 जोड़ देंगे 150, फिर जोड़ देंगे 16, 166। तो याद रहेगा 129, 135, 142, 146, 150, 166। ये क्लियर हो गया। तो ये तो होगी आपका इसमें लंबाई, ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, नोट की लंबाई हो जाएगी। जैसे नोट है तो उसकी ये लंबाई होगी। उसके बाद अगर बात करें जी चौड़ाई की, ठीक है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई में भी ज़्यादा नहीं याद रखना कुछ, उस ऊपर वाले में याद रखेंगे 63, और इसमें भी 63, फिर आंख मीच करके सबकी 66, 66, 66, 66। तो याद रखेंगे सबकी फिर कितनी है 66, फिर क्या है जी 66, और फिर क्या है 66, फिर क्या है जी 66, और फिर क्या है आपका 66। तो ये एमएम में आपकी होती है। तो याद रखेंगे कितनी होती है, 10 रुपये का अगर पूछ रहा है, 10 रुपये के नोट का आकार क्या है, 123 गुणा 63 है। 20 रुपये का कितना है, 129 गुणा 63 है। 50 रुपये का कितना है, 135 गुणा 66 है। 100 रुपये का कितना है जी, 142 गुणा 66 है। 200 रुपये का कितना है, 140 गुणा 66 है। 500 रुपये का कितना है, 150 गुणा 66 है। 2000 रुपये का कितना है, 166 गुणा 66। तो ये हो गया आपका भारतीय मुद्रा एवं उसका आकार। इसमें पूछा हुआ प्रश्न है, उसी के आधार पर ये बिल्कुल मैंने सरल तरीका आपको बता दिया है। शुरू वाले 123 याद रखेंगे, फिर उसी से पकड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे 123, 129, 135, 142, 146, 150, 166, और उसके बाद में पहले वाले में 63, और फिर सब में आंख मीच कर 66, 66, 66, 66 ऐसे करते चले जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो भारतीय मुद्रा है उसका आपका आकार हो जाएगा, और भारतीय मुद्रा जो है उस पर आपका कि कौन सी मुद्रा का आकार क्या है ये क्लियर हो जाएगा। सभी का क्लियर हो गया जी? जी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, सबका हो गया जी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देख रहे हैं आप भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा। तो भारतीय मुद्रा में आप देख रहे हैं जी भारतीय मुद्रा, अब इस पर किसका चित्र मिलता है ये देखेंगे भारतीय मुद्रा। और ये चित्र किसका मिल रहा है ये मैंने आपके सामने लगा दिए हैं, ठीक है। नोट लगे हुए हैं 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ये सब लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, तो एक तरफ तो आप लिख देंगे, इसमें हेडिंग आप बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे भारतीय मुद्रा, एक तरफ लिख देंगे भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा, ऐसे टेबल बनानी है आपको। और एक तरफ लिख देंगे चित्र, यानी उस भारतीय मुद्रा पर किसका चित्र मिलता है। एक तरफ क्या हो जाएगा भारतीय मुद्रा, और एक तरफ क्या हो जाएगा जी चित्र। दिख रहा है ना सभी को, भारतीय मुद्रा और एक तरफ क्या हो जाएगा चित्र, भारतीय मुद्रा और चित्र। तो इसमें देखेंगे अगर 10 रुपए की बात करें, 10 रुपए की, 10 रुपए की अगर आपसे बात कर रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या मिलता है जी, इसमें मिलता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपए में किसका मिलता है, 10 रुपए में मिल रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसमें पूछ लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर मिलता है, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 20 रुपए का। 20 रुपए में याद रखना है 20 रुपए पे किसका मिलता है, एलोरा की गुफा। क्या मिलती है, एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा आपसे पूछे कि कितने रुपए के नोट पर है, 20 रुपए के नोट पर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 50 पे अगर पूछ रहा है, तो 50 में क्या है, हम्पी स्मारक। 50 रुपए पे क्या मिलता है, हम्पी स्मारक। एक बार पुनः देख लेंगे, अगर आपसे पूछ रहा है 10 रुपए, 10 रुपए पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपए अगर पूछ रहा है तो 10 रुपए पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका 10 रुपए पर है। उसके बाद आती है जी 20 रुपए पर।
20 रुपए की अगर बात करें तो 20 पे याद रखेंगे, इसमें क्या है, 20 पे एलोरा की गुफा, 20 में क्या है, एलोरा की गुफा, तो याद रखेंगे 20 में एलोरा की गुफा। कभी आप भूल भी रहे हैं 20 और यहाँ पे दो शब्द पकड़ लेंगे तो 20 से आगे क्या आएगा, 21, तो क्लियर हो जाएगा। एलोरा की गुफा जब दिख रहा है आपको ऑप्शन में तो 20 से 21 आ गया, तो एलोरा की गुफा हो जाएगा 20। उसके बाद में 50, 50 पे अगर आपसे पूछ रहा है क्या है, हम्पी स्मारक, 50 पे क्या है, हम्पी स्मारक, तो क्लियर हो गया आपका, 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, तो तीनों का आपका क्लियर हुआ। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 10, 20, 50 ये आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट आगे अब देख रहे हैं 100 रुपये का। 100 रुपये पर अगर आप देखेंगे, 100 रुपये पे पहले इधर देख लेते हैं जी क्या है, 100 रुपये पर है रानी की वाव, ये गुजरात में है रानी की वाव, तो ये 100 रुपये पर मिलेगी आपको रानी की वाव। नेक्स्ट है 200 पर, 200 पर आपका सांची का स्तूप, क्या है जी, सांची का स्तूप, किसने बनवाया था, राजा अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप। उसके बाद में 500 पर क्या है, 500 पर आपका लाल किला, 500 पर क्या है, लाल किला, तो क्लियर हो गया आपका। एक बार इधर लिखते हैं, अगर 100 पे आपसे पूछ रहा है 100 पे किसका मिलता है, तो 100 पे मिलती है रानी, ठीक है, रानी की वाव, 100 पर क्या है, रानी की वाव, गुजरात में रानी की वाव। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा 200 पे क्या है, 200 पे है सांची का स्तूप, 200 पे क्या है जी, 200 पे है सांची का स्तूप, 200 पे क्या है, सांची का स्तूप। और 500 में क्या है, 500 में लाल किला, 500 में क्या है, लाल किला, तो ये क्लियर हो गया आपका। अगर 100 का पूछ रहा है रानी की वाव हो गया, 200 का पूछ रहा है सांची का स्तूप हो गया, 500 का पूछ रहा है क्या हो गया, लाल किला। अब बचा कौन सा आपका 2000 वाला, आप जानते हैं मंगलयान, ठीक है, और चित्र के माध्यम से भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी, तो 200 रुपये पर आप देख रहे हैं, मतलब 2000 पर देख रहे हैं आप, तो 2000 पे आपको देखना है, 2000 पे क्या है, मंगलयान, क्या है, मंगलयान, तो आप जानते भी हैं, ठीक है, तो 2000 पे कौन सा है जी, मंगलयान, मंगलयान, ये क्लियर हो गया। तो आपका ये था भारतीय मुद्रा, और भारतीय मुद्रा पर जो आपके चिन्ह बने हुए हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न थे, ये आपका भारतीय मुद्रा का आपका क्लियर हुआ। अब इसमें से कुछ आपके जो क्वेश्चन है वो प्राचीन काल में से आ जाते हैं, जैसे कुछ मुद्रा हैं और उन मुद्राओं के बारे में आपका पूछ लेते हैं, उसे देखेंगे जरा। तो जो मुद्रा है उनके बारे में देखेंगे, कुछ सिक्के हैं वो पूछ ले जाते हैं। तो इसमें एक हेडिंग और बना लेना, एक तरफ लिख देना सिक्का, एक तरफ लिख देंगे सिक्का, और एक तरफ लिख देंगे जारी करने वाला शासक, सिक्का, और एक तरफ लिख देंगे जारी करने वाला शासक। ये अच्छा टॉपिक है आपका, सिक्का और जारी करने वाला शासक, सॉरी, जारी करने वाला शासक। तो इसमें देखेंगे सिक्का और जारी करने वाला शासक। जैसे इसमें जाते हैं जी, बहुत सारे सिक्के हैं जो आपके पूछे जाते हैं, सिक्का और जारी करने वाला शासक। एक आप पढ़ते हैं इलाही, इलाही, और एक आपका संसब, एक क्या है, इलाही, और एक कौन है, संसब। ये दोनों सिक्के किसने जारी किए, ये जारी किए थे अकबर ने, किसने जारी किए, अकबर ने। इलाही और संसब किसने जारी किए हैं जी, अकबर ने। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं शाहरुख, शाहरुख भी आपका सिक्का था। शाहरुख अगर पूछ रहा है शाहरुख सिक्का किसने चलाया, ये चलाया था बाबर ने, किसने चलाया, शाहरुख नामक सिक्का, बाबर ने चलाया शाहरुख नामक सिक्का। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं जी रुपया और दाम, कौन कौन से, एक है रुपया और एक कौन है आपका दाम, रुपया और दाम। ये दोनों सिक्के किसने चलाए थे, ये चलाए थे शेर शाह सूरी ने, किसने चलाए, शेर शाह सूरी, किसने चलाए जी, शेर शाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं जी, ये बड़े प्रसिद्ध हैं तो इनको देख लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा टका, एक आपने पढ़ा है टका, तो क्वेश्चन भी आता है तो एक किसका बना होता था, चांदी का, तो क्वेश्चन पूरा आता है कि चांदी का टका। और तांबे का क्या था आपका, जीतल, तो टका और जीतल, जीतल किसका था आपका, तांबे का, ये था तांबे का जीतल। तो टका और जो आपके जीतल सिक्काएं ये किसने चलाए थे, ये चलाए थे इल्तुतमिश ने, किसने चलाए जी, इल्तुतमिश ने। क्लियर हो गया। अब एक बार पुनः देख लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इलाही और संसब पूछ रहा है, इलाही और संसब, इलाही और संसब पूछे तो किसने चलाए, अकबर ने। शाहरुख पूछे तो बाबर ने। रुपया और दाम पूछे तो शेर शाह सूरी ने।
उसके बाद में टका और जीतल पूछ रहा है, तो ये किसने चुना है? इल्तुतमिश ने। तो आपके भारतीय इतिहास के कुछ सिक्के हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सिक्का और एक तरफ आप लिख देंगे जारी करने वाला शासक। तो ये आपके सिक्का हैं जो जारी किए गए थे। क्लियर हो गया सभी का यहाँ तक? सिक्का और जारी करने वाला शासक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया मुद्रा से संबंधित। मुद्रा से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे वो आपके क्लियर हुए। अब आते हैं जी बैंकिंग में। अब क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग। बैंकिंग से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे? बैंकिंग। हेडिंग बनाएंगे जी बैंकिंग। ये हेडिंग बना लेंगे सभी, बैंकिंग। अब बैंकिंग की बात करें, अगर प्राचीन मतलब इसमें जाएं कि जो बैंकिंग का इतिहास रहा है भारत में, तो पूरे इतिहास को आप देखते हैं। तो हेडिंग हो गया बैंकिंग। अब इसमें आप पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास मतलब किसका? बैंकिंग का इतिहास। बैंकिंग का इतिहास, ये पढ़ेंगे बैंकिंग का इतिहास। बैंकिंग के इतिहास की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक। ठीक है, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक, ये क्वेश्चन है जी पहला। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक, प्रथम बैंक कौन सा था? प्रथम बैंक, ये हो गया क्वेश्चन। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक। प्रथम बैंक की अगर बात करें तो आप पढ़ते हैं, जैसे मैप देखते हैं भारत का, तो यहाँ पे एक आपका शहर है और इस शहर का नाम क्या है? कोलकाता। क्या नाम है आपका? कोलकाता। कोलकाता ये भारत का शहर है। तो यहीं पे आपका सबसे पहले बैंक स्थापित हुआ और बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना है ये 1770 में की गई। और 1770 में कौन से शहर में की गई? 1770 में की गई आपकी कोलकाता शहर में। फिर ये भी पूछ लेते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये किस कंपनी ने स्थापित किया था? तो ये आपकी कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी। कौन सी कंपनी थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। एक बार पुनः देख लेंगे, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? कोलकाता, मतलब बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस वर्ष स्थापित हुआ? 1770 में। किस कंपनी ने स्थापित किया? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कौन से शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता। ये क्लियर हुआ आपका एक क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए आपका चला बैंक और उसके बाद में जो थोड़े समय चलने के बाद में फिर आपका ये कार्य नहीं कर सका भारत में। फिर अगर बात आता है कि भारत में सफल होने वाले बैंक कौन कौन से हैं, तो भारत में सफल की बात करते हैं, सफल होने वाले बैंक। ये क्लियर हो गया जी सभी का। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं बैंकिंग इतिहास में ही इसको हम जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थापित होने वाले जो अन्य बैंक है, तो अन्य बैंकों के बारे में हम जानेंगे। ये हो गया इतिहास। इतिहास में ही आप पढ़ेंगे। अब इतिहास में बैंकिंग के इतिहास में पहला हो गया। ठीक है, अब इसमें याद रखना है भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय बैंक। तो भारतीयों द्वारा स्थापित अगर पूछ रहा है, क्योंकि वो तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया है। अब आते हैं क्वेश्चन भारतीयों द्वारा स्थापित। ये दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय बैंक। ये लिखेंगे प्रथम भारतीय बैंक, जो भारतीयों ने स्थापित किया। तो भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय बैंक, तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो बैंक है ये कौन सा है? पीएनबी। कौन सा बैंक है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना ये किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1894 में। और 1894 में कौन माने जाते हैं इसके संस्थापक? लाला लाजपत राय। कौन माने जाते हैं? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के समय आपने पढ़े होंगे लाला लाजपत राय। तो आपको याद रखना है भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय बैंक अगर पूछ रहा है तो याद रखेंगे कौन सा है? पीएनबी। पीएनबी किस वर्ष स्थापित हुआ? 1894 में। किसने स्थापित किया? लाला लाजपत राय। ये क्लियर हो गया आपका भारतीयों द्वारा। एक इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे आगे एसबीआई बैंक का इतिहास। हेडिंग क्या बनाएंगे? एसबीआई बैंक का इतिहास। क्या हेडिंग बनाएंगे? एसबीआई बैंक का इतिहास। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का। नेक्स्ट, अब हेडिंग बनाएंगे आप एसबीआई बैंक का इतिहास। एसबीआई
बैंक का इतिहास, ये हेडिंग बनाएं, एसबीआई बैंक का इतिहास। इसके बारे में जानेंगे जरा एसबीआई बैंक के इतिहास में। एसबीआई बैंक की अगर बात करें, एसबीआई बैंक क्या था, ठीक है, क्या इसमें आपका प्रावधान लागू किए गए, सारा इसमें जानेंगे एसबीआई बैंक के इतिहास। तो ये हो गया हेडिंग। एसबीआई बैंक के इतिहास की अगर बात करें तो 3 बैंक थे आपके, 3 बैंक कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे, इस मैप से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसलिए बनाया। एक तो था जी, एक था आपका बैंक ऑफ कोलकाता, कौन सा है, बैंक ऑफ कोलकाता, एक तो ये हो गया बैंक ऑफ कोलकाता। उसके बाद में आप याद रखेंगे एक कौन सा है, एक है जी आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और एक नीचे शहर हो गया, एक था आपका बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक पढ़ रहे हैं आप, देखा होगा, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब बात आती है इनकी स्थापना वर्ष की, अगर स्थापना वर्ष याद रखेंगे, ठीक है, इनमें याद रखना है बैंक ऑफ कोलकाता ये 1806 में स्थापित हुआ, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित हुआ, और बैंक ऑफ मद्रास ये आपका स्थापित हुआ 1843 में। कब स्थापित हुआ, 1843। बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास क्या है 1843। तो क्रम से हो गया 6, 40, 43, ये क्रम से आपका हो गया। तो ये तीनों बैंक अपना कार्य कर रहे थे। अब उसके बाद में वर्ष 1921 का समय आया, वर्ष 1921 कौन सा समय आया जी, वर्ष 1921। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। और अब इन 3 बैंकों का जो नाम है, इन 3 बैंकों का जो नाम है, अब वो क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है किन 3 बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित कर दिया गया। और ये किस वर्ष स्थापित कर दिया गया, ये आपका 1921 में स्थापित कर दिया। कब स्थापित कर दिया जी, ये कर दिया आपका 1921 में स्थापित। कब हो गया, 1921। तो ये एसबीआई बैंक के इतिहास में पहले तो इतना याद रखेंगे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 स्थापित किए गए। फिर इन तीनों को मर्ज करके एक साथ जोड़ दिया गया और कौन सा बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद में समय आया 1955 का। कौन सा समय आया, ये आया समय 1955। अब 1955 में आपने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी को बोलते हैं एडी गोरेवाला। कौन सी कमेटी है, एडी गोरेवाला। कौन सी कमेटी आपकी, एडी गोरेवाला। एडी गोरेवाला कमेटी ने सुझाव दिया कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम आप चेंज कर दें, और चेंज कर करके इसका नया नाम क्या कर दिया गया, एसबीआई। तो क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ रहा है एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई है, तो एसबीआई बैंक की स्थापना वास्तव में तो अब के क्या है, वास्तव में हुई आपकी कब, 1955। किस कमेटी के सुझाव पर की गई, एडी गोरेवाला। एसबीआई आप पढ़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और एसबीआई के अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि मुख्यालय कहाँ पर है, एसबीआई का मुख्यालय, तो मुख्यालय आप याद रखेंगे एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई। तो ये एसबीआई बैंक का इतिहास हो गया, क्लियर हो गया सभी का यहाँ तक। एडी गोरेवाला कमेटी से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया नाम है क्या कर दिया गया, एसबीआई। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये एसबीआई बैंक का हो गया, क्लियर हो गया सभी का एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक के बारे में इतना जानना था आपको, वो क्लियर हो चुका है। अब बात आती है जी आरबीआई बैंक। अब बात आती है आरबीआई बैंक के इतिहास की। आरबीआई बैंक का पढ़ेंगे, आरबीआई बैंक, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है आरबीआई बैंक का इतिहास। तो आरबीआई बैंक की हेडिंग बना लेंगे, आरबीआई बैंक। अब इसमें आरबीआई बैंक हेडिंग हो गया। अब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अब बात आती है जी स्थापना की, पहले बात करते हैं स्थापना। स्थापना में आपको याद रखना है इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना 1934 एक्ट, कौन सा एक्ट है,
1934 एक्ट। 1934 एक्ट के माध्यम से कब की गई थी? की गई थी 1935 में। 1934 एक्ट के माध्यम से और कब की गई है? ये की गई आपकी 1935 में। क्लियर हो गया? स्थापना हो गई। फिर बात आती है जी राष्ट्रीयकरण। क्या बात आती है जी? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इन्हें ध्यान रखें थोड़ा सा। राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो इसमें याद रखेंगे 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के माध्यम से 1935 में हुई है। और राष्ट्रीयकरण पूछे तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949। ये राष्ट्रीयकरण हो गया। अब बात आती है आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर। प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछ रहा है आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। आपसे पूछा जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है जी? प्रथम भारतीय गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे तो उसका भी ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय गवर्नर। तो प्रथम भारतीय गवर्नर आप याद रखेंगे सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। तो आपके पहले 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। आरबीआई बैंक की स्थापना अगर पूछ रहा है 1934 एक्ट के माध्यम से 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में। प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। क्लियर हो गया? आगे इसी में ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपके आरबीआई से पूछे जाए। एक फैक्ट और याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना में किस भारतीय नेता का योगदान माना जाता है, तो इसमें आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना में किस भारतीय नेता का योगदान माना जाता है, तो आप इसमें याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर। किसका योगदान माना जाता है? भीमराव अंबेडकर का योगदान इसमें माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो आरबीआई है, आरबीआई का कितने इसमें गवर्नर होते हैं, मतलब जो इसका बॉडी है पूरा जो इसको चलाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आरबीआई के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आगे देखेंगे आरबीआई में। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात आती है जो आरबीआई है, तो इसमें फैक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीआई के अन्य नाम। आरबीआई के अन्य नाम, इनको भी आप याद रखेंगे अन्य नाम को। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है आरबीआई के अन्य नाम, हेडिंग बना करके इसमें लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लिख लेंगे आरबीआई के अन्य नाम में बैंकों का बैंक। क्या है जी? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन है आपका? बैंकों का बैंक है आरबीआई। ये याद रखेंगे अन्य नाम आरबीआई में, बैंकों का बैंक आरबीआई। नंबर 2 लिखेंगे भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का बैंक, इसमें भी आप आंसर रखेंगे आरबीआई। आरबीआई। नेक्स्ट नंबर 3 लिखें सभी बैंकों का बैंक। सभी बैंकों का बैंक, ऊपर लिख चुके हैं बैंकों का बैंक। सभी बैंकों का बैंक ऐसे भी अगर आए तो याद रखेंगे कौन है? आरबीआई। सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आपसे पूछा जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसमें भी याद रखेंगे कौन है? आरबीआई। तो ये आरबीआई से जुड़े हुए कुछ आपके अन्य नाम थे, आरबीआई के अन्य नाम। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है जी। आपसे पूछ रहा है भारत सरकार का कौन है बैंक? आरबीआई है। सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है आपका? आरबीआई है। ये क्लियर हो गया आपका आरबीआई से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं जो आरबीआई है, आरबीआई में जो आपके गवर्नर वगैरह उनके बारे में देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, ये हो गया हेडिंग। अब इसमें बात आती है आरबीआई के गवर्नर। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है आपकी 5। कितनी संख्या होती है? 5। 5 में से आपको याद रखने 4 तो होते हैं अन्य गवर्नर। क्या होते हैं? 4 क्या होंगे आपके? अन्य गवर्नर। और एक होता है आपका मुख्य गवर्नर, जैसे आरबीआई बैंक का गवर्नर बोलते हैं।
तो इसमें याद रखेंगे 5 होते हैं टोटल। तो 5 में तो एक तो होता है मुख्य और 4 क्या होते हैं आपके अन्य गवर्नर, 4 क्या होते हैं अन्य। तो याद रखें आरबीआई के गवर्नर, तो कुल संख्या कितनी है 5, जिसमें से आपको याद रखेंगे एक मुख्य गवर्नर, एक मुख्य गवर्नर और 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके अन्य गवर्नर, अन्य गवर्नर, 4 होते हैं अन्य गवर्नर। तो आरबीआई में गवर्नर अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने 5, एक मुख्य हो जाएगा जैसे वर्तमान में शक्तिकांत दास है और 4 आपके अन्य गवर्नर हो जाएंगे। तो ये हो गया गवर्नर की संख्या। आगे इसी क्रम में एक होता है आरबीआई का निदेशक मंडल। टोटल जो आपका निदेशक मंडल है तो उसके ऐसे आप याद रखेंगे आरबीआई का निदेशक मंडल, आरबीआई का निदेशक मंडल, ये हेडिंग बना लेंगे आगे, आरबीआई का निदेशक मंडल। निदेशक मंडल की अगर बात कर रहा है आरबीआई के निदेशक मंडल की, तो इसमें याद रखेंगे इसमें कुल संख्या कितनी होती है 21। कितनी संख्या होती है 21। तो 21 में सब आपके अलग अलग होते हैं। बस आपको याद रखना है कि आरबीआई का जो निदेशक मंडल है, आरबीआई का निदेशक मंडल में कुल लोगों की संख्या कितनी होती है 21। तो पहले आपने गवर्नर पढ़ लिए 4 + 1 और निदेशक मंडल में आप लिख लेंगे कितनी संख्या होती है 21। अब बात आती है जी जो आरबीआई है, आरबीआई के क्या कार्य हैं, आरबीआई के कार्य। अब हेडिंग बनाएंगे आरबीआई के कार्य, आरबीआई बैंक के कार्य, आरबीआई बैंक के कार्य, कार्य याद रखेंगे आरबीआई बैंक के कार्य। कार्य में आपको याद रखना है आरबीआई बैंक के कार्य में, जैसा आपसे पूछा जाएगा मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई बैंक के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे नंबर 1 मौद्रिक नीति का निर्माण, तो आपको याद रखना है कौन करता है, आरबीआई। दूसरा कार्य याद रखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण, ये याद रखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। तीसरा याद रखेंगे इसी में भारत में सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य, ऋण उपलब्ध कराने का कार्य, ऋण उपलब्ध कराने का कार्य, ये भी किसका कार्य है, आपका आरबीआई का। नेक्स्ट उसके बाद में इसमें याद रखेंगे भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट है वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। कई बार पूछा है भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करना, अन्य सभी नोटों को जारी करना। तो कम से कम इतना तो आप जरूर याद रखेंगे आरबीआई में। आरबीआई बैंक के कार्य, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत में सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके नोट होते हैं उन्हें जारी करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई। क्योंकि जितने भी आपके नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई बैंक का जो गवर्नर है उसके हस्ताक्षर मिलेंगे। जबकि 1 रुपये के नोट पर किसके मिलते हैं, 1 रुपये के नोट पर आप याद रखेंगे वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर मिलते हैं, 1 रुपये के नोट पर मिलते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी जितने भी आपके नोट हैं, अन्य नोट, ठीक है, अन्य नोट की अगर बात कर रहा है, अन्य नोट पर किसका हस्ताक्षर मिलेंगे, अन्य नोट पर मिलेंगे जो आरबीआई बैंक का गवर्नर है, आरबीआई बैंक के गवर्नर के, आरबीआई बैंक गवर्नर के ये अन्य नोट पर आपके हस्ताक्षर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है आरबीआई बैंक के गवर्नर के अन्य नोटों पर, यानी 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी पर आरबीआई बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका आरबीआई बैंक के कार्य। अब इसी में आप पढ़ेंगे आगे जो आरबीआई बैंक होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं मौद्रिक नीति का निर्माण। अब मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए आपके एक कमेटी बनाई गई है अलग से, मौद्रिक नीति समिति। कौन सी, आपकी मौद्रिक नीति समिति।
अब हेडिंग बनाएंगे आगे, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। पहले इसमें जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं। पहले नहीं थी, अभी से आपकी बनाई गई है 2016 से मौद्रिक नीति समिति। हेडिंग हो गया। फिर आप लिखेंगे स्थापना। स्थापना किस वर्ष हुई है इसकी? 2016 में। कब हुई है स्थापना? 2016 में। 2016 में किस कमेटी के आधार पर? उर्जित पटेल। कौन सी कमेटी है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर, कमेटी के सुझाव पर। इसका अलग कार्य यही है, बस मौद्रिक नीति का निर्माण करना है। उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर, स्थापना 2016। मौद्रिक नीति समिति में बात आती है सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है 2016 तो बाद वाला अंक क्या है? 6। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। अब 6 में आपके 3-3 अलग अलग होते हैं। 6 में 3-3 अलग अलग कौन है? 3 तो होंगे आरबीआई बैंक, 3 तो होंगे आरबीआई बैंक के अधिकारी, आरबीआई बैंक के अधिकारी 3, और 3 होंगे भारत सरकार द्वारा नामित। 3 होते हैं, 3 भारत सरकार द्वारा नामित, ये याद रखेंगे। 3 भारत सरकार द्वारा नामित, 3 भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। तो आपने पढ़ा मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के अधीन ही कार्य करती है। स्थापना कब हुई है? 2016 में। कौन सी कमेटी के सुझाव पर? उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर। मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। 3 कहाँ से होंगे? आरबीआई बैंक के अधिकारी होंगे, और 3 होंगे भारत सरकार द्वारा नामित। ये आपका हो गया। उसके बाद बात आती है जी मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है। फिर आप आगे लिखेंगे कार्य। तो कार्य में आपको याद रखना है प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर, ये याद रखेंगे कि कितने माह के अंतराल पर? प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर, प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी करना, मौद्रिक नीति जारी करना। तो आप याद रखेंगे प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर क्या है? मौद्रिक नीति जारी करना। तो इसे कौन करेगा? मौद्रिक नीति समिति करेगी। किसकी सहायता से कर रही है? आरबीआई के। तो आपको याद रखना है कि मौद्रिक नीति कितने माह के अंतराल पर जारी की जाती है? तो कितने माह के अंतराल पर आप देख रहे हैं? 2 माह के अंतराल पर जारी की जाती है। और आपसे पूछा जाए जी 1 वर्ष में कितनी बार जारी की जाएगी? जब 2 माह के अंतराल पर जारी की जाती है तो 1 वर्ष में कितनी बार? आपका 6 बार। 1 वर्ष में कितनी बार? आपका 6 बार आपकी मौद्रिक नीति जारी कर दी जाएगी। तो ये हो गया मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति है क्या? मौद्रिक नीति के अनुसार ही जैसा आप पढ़ेंगे रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, उसके बाद CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो ये मौद्रिक नीति समिति का क्लियर हो गया। स्थापना 2016, सदस्यों की संख्या 6, 3 आरबीआई बैंक से, 3 भारत सरकार द्वारा नामित। कार्य आपने पढ़ लिया है, प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी करना, और 1 वर्ष में कितनी बार हो जाएगा? आपका 6 बार। अब मौद्रिक नीति में कौन कौन सी आपकी दर निर्धारित की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आपको याद रखना है मौद्रिक नीति के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है। तो इसमें आप पहले हेडिंग बनाएंगे रेपो दर। क्या हेडिंग बनाएंगे? रेपो दर हेडिंग बना लें। रेपो दर, रेपो दर होती क्या है ये भी पूछ लेते हैं। पिछली बार आपका पेट का एग्जाम हुआ तो उसमें आया था रेपो दर। रेपो दर है क्या वास्तव में? रेपो दर वह दर होती है, रेपो दर क्या है? ये वह दर होती है जब आरबीआई बैंक, कौन सा बैंक है? आरबीआई बैंक, अन्य बैंकों को, अन्य बैंक, ठीक है, अन्य व्यापारिक जो बैंक होते हैं, अन्य बैंकों को कम समय के लिए, क्या है? कम समय के लिए, कम समय के लिए जिस दर पर ऋण देता है, ऋण देता है, वह दर क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती है। तो याद रखेंगे आरबीआई बैंक जब अन्य बैंकों को कम समय के लिए जिस दर पर आपका ऋण देता है वह दर क्या कहलाती है? वह दर कहलाती है आपकी रेपो दर। क्या कहलाएगी? आपके रेपो दर कहलाएगी। तो याद रखेंगे रेपो दर, आरबीआई बैंक जब अन्य बैंकों को कम समय के लिए जिस दर पर ऋण देता है वह दर क्या कहलाती है? आपके रेपो दर। क्लियर हो गया रेपो दर के बारे में।
नेक्स्ट आगे, अब इसी के बिल्कुल समान सा है, ठीक है, बस उसमें समय ज़्यादा होता है। अब हेडिंग बनाएंगे दूसरा बैंक दर, दूसरा हेडिंग बनाएंगे बैंक दर। बैंक दर में क्या होता है, बैंक दर वह दर होती है जब आरबीआई बैंक, कौन सा बैंक है, आरबीआई बैंक, अन्य बैंकों को, आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए, आरबीआई बैंक जब अन्य बैंकों को अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए जिस दर पर, अधिक समय के लिए जिस दर पर ऋण देता है, जिस दर पर क्या करता है, ऋण देता है, जिस दर पर ऋण देता है वह दर क्या कहलाती है, बैंक दर कहलाती है। तो क्लियर हो गया, आरबीआई बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को अधिक समय के लिए ऋण दे रहा है तो वो क्या कहलाएगी, बैंक दर कहलाएगी, और जब कम समय के लिए दे रहा है तो वो क्या कहलाएगी, रेपो दर, ठीक है, इंग्लिश में रेपो रेट बोल देते हैं, इसको बैंक रेट बोल देते हैं। क्लियर होगा आपका दोनों का, बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, लिख लिया जी सभी ने, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर की अगर बात करें, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स में आपका उल्टा हो जाएगा, जब शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स रेपो दर, ट्रिपल आर इसे बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर आप लिखेंगे आगे, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर की अगर बात करें तो रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, जब अन्य बैंक, अन्य बैंक जो व्यापारिक बैंक है, जब अन्य बैंक अपना जो धन, ठीक है, अन्य बैंक अपना धन, अपना जो इनके पास अतिरिक्त धन है, अपना धन आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। किसके पास जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। जब अन्य बैंक अपना धन किसके पास जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। अब आरबीआई बैंक के द्वारा उस धन पर जो ब्याज दिया जाता है, जो ब्याज दिया जाएगा जिस दर पर, ठीक है, जो ब्याज दिया जाएगा वह दर क्या कहलाएगी, आपकी रिवर्स रेपो दर कहलाएगी। तो याद रखेंगे, जब अन्य बैंक आरबीआई के पास अपना अतिरिक्त धन जमा कर देते हैं तो आरबीआई बैंक जो वो धन जमा किया है उस धन पर जो आपका ब्याज देगा या ऋण देगा तो वह दर क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी आपकी रिवर्स रेपो दर। तो ये हो गया रिवर्स रेपो दर का क्लियर, हो गया सभी का क्लियर, रिवर्स रेपो दर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, एक शब्दावली आपने पढ़ी होगी CRR, क्या पढ़ी है शब्दावली, एक शब्दावली होती है CRR, कैश रिजर्व रेशो। क्या होती है जी आपकी, कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात बोल देते हैं, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, या हिंदी में बोल देंगे ऐसे नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, इसे क्या बोल दोगे आप, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। ये होता है कैश रिजर्व रेशो या क्या हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशो में होता क्या है वास्तव में, इसमें ये होता है जो आपके अन्य बैंक होते हैं। ये क्लियर हो गया ना, इसको हटा देते हैं फिर समझ में आ जाएगा। CRR आप नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे, या हिंदी में बोल देते हैं इसको नगद आरक्षित अनुपात। तो इसमें ये होता है जो आपके अन्य बैंक हैं, जो आपके अन्य बैंक हैं, अन्य व्यापारिक जो बैंक व्यापार कर रहे हैं, अन्य बैंक जो जमा प्रतिशत, जो जमा प्रतिशत, जो जमा प्रतिशत नगद के रूप में, नगद के रूप में आरबीआई, जो अन्य बैंक जो जमा प्रतिशत नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, आरबीआई के पास हो जाएगा जमा। तो याद रखेंगे, जब अन्य बैंक जो जमा प्रतिशत नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा रखते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका CRR या कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। ये क्लियर हो गया आपका CRR, जब अन्य बैंक अपनी जो जमा राशि है उसका प्रतिशत नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका CRR आपका कहलाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में जो लास्ट बचा है मौद्रिक नीति समिति का ही आपका चल रहा है अभी, तो लास्ट उसे देख लेंगे जरा। ये हो गया CRR। अब देखें SLR क्या है, अब आपका SLR,
SLR सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका SLR, ये है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये देख लेंगे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें अगर आप देखेंगे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसे हिंदी में बोल देंगे सांविधिक तरलता अनुपात, ये हो जाएगा हिंदी में। इसमें क्या होता है, जो अन्य बैंक होते हैं, अन्य बैंक क्या है आपके, अन्य बैंक अपने पास सोने के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में, अन्य बैंक सोने के रूप में क्या है, विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास जमा रखते हैं, अपने पास जमा रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, SLR कहलाता है। एक बार पुनः देख लेंगे, SLR है क्या आपका, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। तो आपने पढ़ा है जब अन्य बैंक अपने पास सोने के रूप में, ठीक है, क्योंकि जैसे मुद्रा अवमूल्यन हो चुका है तो इससे थोड़ा सा पूर्ति हो जाती है, सोने के रूप में विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास जमा रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, SLR कहलाता है। क्या कहलाता है, SLR कहलाता है। तो जो आपका RBI बैंक है, RBI बैंक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन जुड़े हुए थे ये क्लियर हो गया आपके। तो RBI बैंक से संबंधित इतना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात आती है, तो दो बैंक आपने पढ़ लिया, एक RBI बैंक पढ़ लिया, एक SBI पढ़ लिया, इन्हीं में से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले मुद्रा के बारे में पढ़ लिया है। अब इसमें आगे देखते हैं भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो भारत में अब आप हेडिंग बनाएंगे, ये आपने पढ़ा अभी तक जो SBI RBI के बारे में पढ़ा है। अब हेडिंग आप बनाएंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली। क्या बनाएंगे हेडिंग, भारत में बैंकिंग प्रणाली। ये हेडिंग आप बनाएं जी, भारत में बैंकिंग प्रणाली। भारत में बैंकिंग प्रणाली की अगर बात करें तो भारत में 3 तरीके की आपको बैंकिंग प्रणाली देखने को मिलती है। एक तो होते हैं आपके व्यापारिक बैंक, एक होते हैं व्यापारिक बैंक। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके पेमेंट बैंक, और एक होते हैं सहकारी बैंक। तो कितने प्रकार की प्रणाली है, 3 प्रकार की। एक हो गया आपके पेमेंट बैंक, एक कौन से हो गए आपके सहकारी बैंक, एक हो गए व्यापारिक बैंक। अब जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक में भी आपके 3 अलग अलग तरीके से इसमें आपके कार्य करते हैं। तो कौन कौन है, एक तो होते हैं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक बैंक जो सरकारी बैंक है उन्हें सार्वजनिक बैंक। एक होते हैं आपके निजी बैंक, और एक होते हैं आपके RRB, या हिंदी में आप कह सकते हैं इन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये 3 तरीके के होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, और आपका सार्वजनिक बैंक हो गया, निजी बैंक हो गया। फिर बात आती है जी इनकी संख्या कितनी है। अगर सार्वजनिक की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र के अब वर्तमान में 12 बैंक हैं, निजी क्षेत्र के पूछे आपका 21 बैंक है, और RRB या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछ रहा है तो कितने हैं, 43। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में बैंकिंग प्रणाली हो गया। व्यापारिक बैंक अगर आपसे पूछ रहा है व्यापारिक बैंक कितने हैं आपके, तो व्यापारिक बैंक 3 तरीके से होते हैं, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पेमेंट बैंक आगे पढ़ेंगे, और सहकारी बैंक ये आगे। तो पेमेंट बैंक की अगर बात करें, पेमेंट बैंक की वर्तमान में कुल संख्या 6 है। सहकारी बैंक केवल सहकारी नाम से ही होता है, तो ये एक ही नाम से चलता है, तो इनकी कोई अलग अलग संख्या होती नहीं है। अब बात करते हैं जी जो आपके सार्वजनिक बैंक है, कौन से बैंक है, सार्वजनिक बैंक। तो सार्वजनिक बैंक के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे सार्वजनिक बैंक। तो सार्वजनिक बैंक के बारे में देखें, हेडिंग आप बनाएं सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक के बारे में देख लेंगे, सार्वजनिक बैंक क्या होते हैं।
सार्वजनिक बैंक आपको याद रखना है, सार्वजनिक बैंक उसको कहेंगे जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी, 50% से अधिक होगी, उस बैंक को आप सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है आपकी, 12। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल तौर पे याद रख सकते हैं, जैसे जैसे आपका पीएनबी हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, एसबीआई हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, केनरा बैंक हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, केनरा बैंक हो गया, और आप पढ़ सकते हैं जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया आपका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, या बैंक ऑफ आपका इंडिया हो गया, और बहुत सारे आपके बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये आपके कैसे बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बैंक है जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है जी सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। अगर आपसे ये पूछ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा बैंक आप याद रखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का, वो कौन सा आपका, एसबीआई। कौन सा आपका, एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। ये सार्वजनिक क्षेत्र से आपका क्लियर हुआ जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, ठीक है। तो वो आपका कौन सा बैंक हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। कुल संख्या कितनी है, 12। एग्जाम्पल पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक वगैरह। और उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक में पढ़ते हैं तो हेडिंग बनाएंगे निजी बैंक, नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे आप निजी बैंक। निजी बैंक की अगर बात करें, इनमें सरकार की हिस्सेदारी का आपका कोई विशेष भाग नहीं होता। निजी बैंक या तो किसी विशेष कंपनी या संस्था के होंगे या किसी विशेष व्यक्ति के आपके बैंक होते हैं जिसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। कंपनी या संस्था का होगा या किसी विशेष व्यक्ति समूह का होगा, तो ये होते हैं आपके निजी बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी आपकी कोई विशेष नहीं होती। निजी बैंक आपने पढ़ा है, इनकी कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में 21 है। कितनी है संख्या, 21। अब निजी क्षेत्र में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन 3 पर आपको जरूर फोकस करना है। 3 कौन कौन से, एक तो आप याद रखेंगे एचडीएफसी याद रखेंगे, एक याद रखेंगे आईसीआईसीआई याद रखेंगे, आईसीआईसीआई, एक याद रखेंगे जी एक्सिस बैंक। इनका ध्यान रखना है। एचडीएफसी अगर पूछा जाए किस वर्ष स्थापित हुआ, 1994 में। आईसीआई इनके स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1994 में। एक्सिस अगर आपसे पूछ रहा है 2008। इनके हेडक्वार्टर भी आप याद रखें। एचडीएफसी का पूछ रहा है तो एचडीएफसी का कहाँ पर आपका, मुंबई में है। आईसीआईसीआई का पूछ रहा है, आईसीआईसीआई का कहाँ पर है, वडोदरा में है। और आपसे पूछ रहा है एक्सिस का कहाँ पर है, एक्सिस का कहाँ पर है, मुंबई। तो इसमें इतने जरूर याद रखेंगे 3 को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस। निजी क्षेत्र के बैंक, तो इनकी कुल संख्या कितनी है आपकी, 21। और 3 आप विशेष याद रखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा बैंक, तो आप इसमें याद रखेंगे कौन सा है, एचडीएफसी। कौन सा बैंक है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, तो इसमें याद रखेंगे एचडीएफसी। क्लियर हो गया निजी क्षेत्र के बारे में, इतना इसमें विशेष याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो आपका व्यापारिक बैंक है उसमें आपने पढ़ा होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या पढ़ते हैं आरआरबी। क्या पढ़ते हैं, आरआरबी, या इंग्लिश में बोल देंगे रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। या हिंदी में क्या बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इनकी बात करते हैं जी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर आप स्थापना की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करते हैं, स्थापना। तो स्थापना आप याद रखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में एक आपकी कमेटी थी, कमेटी का नाम क्या है, नरसिंघम कमेटी। तो कमेटी भी पूछ लेते हैं, कौन सी कमेटी के सुझाव पर, नरसिंघम कमेटी के सुझाव पर ये आपके आरआरबी स्थापित किए गए 2 अक्टूबर 1975। फिर क्वेश्चन आता है भारत में स्थापित किए जाने वाला, क्या है क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम
कौन सा आरआरबी स्थापित हुआ, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा आरआरबी, तो भारत में स्थापित किए जाने वाला प्रथम आरआरबी कौन सा है, प्रथमा बैंक। कौन सा है जी आपका, प्रथमा बैंक। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ, ये मुरादाबाद मंडल में, कहाँ पे हुआ है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद कहाँ पड़ता है, आप सब जानते हैं कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो याद रखेंगे भारत में स्थापित होने वाला प्रथम आरआरबी कौन है, प्रथमा बैंक। कब है आपका, मुरादाबाद, यूपी में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप इसी में आगे बढ़ेंगे, ये आपका। फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आपका मेन बनता है, जो आरआरबी होते हैं, आरआरबी में अब बात आती है योगदान की। आरआरबी में योगदान की अगर बात करें तो इसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो योगदान है या हिस्सेदारी, केंद्र सरकार। उसके बाद याद रखेंगे राज्य सरकार, और उसके बाद याद रखेंगे प्रायोजित बैंक। केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और क्या हो गया आपका, प्रायोजित बैंक। तो इनकी सबकी अपनी हिस्सेदारी इसमें होती है। इसमें याद रखना है, केंद्र सरकार का अगर पूछ रहा है केंद्र सरकार की कितने हिस्सेदारी है या प्रायोजित बैंक की कितने हिस्सेदारी है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। तो केंद्र सरकार के बारे में पूछे, केंद्र सरकार की होती है इसमें 50% हिस्सेदारी। कितने होती है आपकी, 50% हिस्सेदारी। राज्य सरकार की पूछ रहा है 15% हिस्सेदारी है। और प्रायोजित बैंक की कितनी होती है, 35%। प्रायोजित बैंक आपका हर जिले में अलग हो सकता है। तो इसमें आपका जैसे कोई आपका पीएनबी बैंक है तो पीएनबी बैंक जिम्मेदारी ले लेता है, तो जितने भी इस जिले के आरआरबी हैं उनके लिए मैं कार्य करूंगा, तो उसे बोलते हैं प्रायोजित बैंक। तो केंद्र सरकार आपका पूछेगा कितनी हिस्सेदारी है, 50%, राज्य सरकार की 15%, प्रायोजित बैंक की कितनी है, 35%। आरआरबी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2 अक्टूबर 1975 में आपकी स्थापना हुई है। और किस कमेटी के सुझाव पर, नरसिंघम कमेटी। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम आरआरबी कौन सा है, प्रथमा बैंक। और कहाँ पर आपका, मुरादाबाद, यूपी। और अब टोटल आरआरबी कितने हैं जी, टोटल आरआरबी आपके पूरे भारत में कितने हैं, 43। और एक और इसमें से क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें एक भी आरआरबी नहीं है, तो ऐसे 2 राज्य हैं, एक कौन है आपका सिक्किम, और एक कौन सा आपका गोवा। एक कौन है सिक्किम और एक कौन है आपका गोवा। तो ये हो गया आरआरबी से संबंधित। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, आरआरबी हो गया। अब पढ़ते हैं जी जो पेमेंट बैंक है। कौन से बैंक आपके, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कौन से बैंक आपके, पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक ये आपके डिजिटल माध्यम से आपके कार्य करते हैं, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक हो गया आपका हेडिंग। तो पेमेंट बैंक की अगर बात करें, पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी और इसे बोलते हैं नचिकेता कमेटी। तो अगर आपसे पूछे पेमेंट बैंक की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर किया गया, नचिकेता कमेटी, इसके आधार पर आपके स्थापना की गई। फिर बात आती है जो पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक ये आपके इनकी कुल संख्या कितनी है, 6। तो ऑनलाइन माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है जी, 6। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन से पेमेंट बैंक आपके, उन्हें देख लेंगे एक नज़र में। एक तो आप याद रखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा पेमेंट बैंक है जी, एयरटेल। एक आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। एक तो हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका। और उसके बाद आप याद रखेंगे एयरटेल हो गया। एक है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। एक आपका फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। एक है आपका जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। एक है आपका एनएसडीएल, कौन सा है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। और एक कौन सा आपका, एक है पेटीएम, जो आप सबके कानों में सुनाई देता होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो टोटल आपके कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं टोटल आपके, 6। और पेटीएम के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पेटीएम की स्थापना 2010 और मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा। तो ये आ जाता है कभी कभी। उसके बाद आप याद रखेंगे भारत में सर्वप्रथम किसे पेमेंट, मतलब आपका पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया। अगर सबसे पहले पेमेंट बैंक का दर्जा पूछे तो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। हो गया क्लियर आपका। तो ये थे आपके पेमेंट बैंक। टोटल आपकी संख्या कितनी, 6 है। तो सबसे पहले अगर जो दर्जा की बात करें तो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक को सबसे पहले पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सहकारी बैंक वगैरह आप पढ़ते हैं तो टोटल इनकी संख्या कितनी बनती है आपकी, 1। फिर आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है तो याद रखेंगे 19 जुलाई 1969। कब हुआ है? 19 जुलाई 1969। आपसे पूछा जाएगा जी भारत में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो आप याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 15 अप्रैल 1980। आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट किस वर्ष प्रकाशित किए गए? 1987 में। और सबसे पहले कौन से रुपए के नोट पर? 500 रुपए के नोट पर गांधी जी का चित्र छापा गया। फिर आपसे पूछा है गांधी की सीरीज वाले नोट, जब सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र आ गया तो याद रखेंगे 1996 में। कब? 1996 में। आपसे पूछा जाएगा भारत में जो आपका नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो याद रखेंगे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ये नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा पर कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? अगर बात करें जैसे भारतीय नोट है तो इसमें इस तरीके से जो यहाँ पे भाषा होती हैं इस तरीके से लिखी होती हैं, तो ये तो कितनी भाषा होती हैं? 15 भाषा। कितनी है? 15 भाषा। लेकिन ऊपर जैसे यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो कितनी भाषा आपके? 17 भाषा। क्या है? 17 भाषा। फिर आपसे पूछेगा भारत में नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कौन से देश में हुई? तो विश्व में अगर पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आपकी नीदरलैंड में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जाएगा भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कोलकाता में स्थापित हुआ। और किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1770। आपसे पूछा जाएगा जी भारतीयों द्वारा स्थापित किए जाने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? पीएनबी। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कब स्थापित हुआ है? 1894 में। याद रखेंगे 1894 में। उसके बाद आप याद रखेंगे 1894 में हो गया। आपसे पूछा जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम एसबीआई, ये किस वर्ष कर दिया गया था? 1955। कब कर दिया गया? 1955। कौन सी कमेटी के सुझाव पर? एडी गोरेवाला कमेटी। आपसे पूछा जाएगा आरबीआई बैंक की स्थापना पहले कौन से शहर में हुई थी? पहले हुई थी कोलकाता में। कब? कहाँ पर हुई? कोलकाता में। इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 1937 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? इसे स्थानांतरित कर दिया गया था आपका मुंबई में। कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई। तो आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इससे जुड़े हुए हैं, एक बार पुनः देख लेंगे। 14 बड़े बैंकों का अगर राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969। आपसे पूछे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980। महात्मा गांधी के चित्र वाला नोट सबसे पहले 1987 में। कौन से रुपए के नोट पर? 500 रुपए के नोट पर। महात्मा गांधी की सीरीज वाले 1996 में। आपसे पूछा जाएगा कि नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। आपसे पूछे भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं को उल्लेख मिलता है? 15 भाषा। लेकिन अगर इन दोनों को भी ऐड करें तो कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं। विश्व में सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कौन से देश में हुई? नीदरलैंड में। भारत में स्थापित किए जाने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कोलकाता में 1770 में। भारतीय द्वारा स्थापित किए जाने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? पीएनबी 1894 में। आपसे पूछा जाएगा कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम एसबीआई कब कर दिया गया? 1955 में। आपसे पूछा जाए आरबीआई बैंक की स्थापना सबसे पहले कौन से शहर में हुई? कोलकाता में। कब हुई थी? 1935 में। इसके 2 वर्ष बाद 1937 में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। तो ये बैंकिंग से जुड़े हुए आपके कुछ अन्य क्वेश्चन है, इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम बैंकिंग से जुड़ी हुई अन्य सेवा, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवा। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवा। सेवा कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सेवा एक है आपका आरटीजीएस। कौन सी सेवा है? आरटीजीएस। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये रियल टाइम होता है। आरटीजीएस प्रणाली की अगर बात करें कि शुरुआत कब हुई है? आरटीजीएस प्रणाली की शुरुआत अगर विश्व में बात कर रहा है, ठीक है, अगर विश्व में पूछ रहा है तो विश्व में अलग है और भारत में अलग है। विश्व में अगर यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा शुरुआत,
शुरुआत में आप दो याद रखेंगे। अगर विश्व में पूछ रहा है 1985 और भारत में पूछे तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? 2004। कब हुई है? 2004। अब आरटीजीएस में क्या होता है, आप एक खाते से दूसरे खाते में जो राशि है उसको ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और आरटीजीएस में क्या है, तुरंत आपका पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब बात आती है जी, जो आरटीजीएस प्रणाली है इसमें न्यूनतम धनराशि की सीमा क्या है? न्यूनतम धनराशि। न्यूनतम धनराशि अगर आपसे पूछ रहा है न्यूनतम धनराशि की सीमा क्या है, तो आप याद रखेंगे न्यूनतम धनराशि की सीमा क्या होती है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से अगर आपके अधिक है तो ही आप आरटीजीएस का प्रयोग कर सकते हैं। और अधिकतम धनराशि की सीमा क्या है? अधिकतम धनराशि। अधिकतम धनराशि अगर आपसे पूछे अधिकतम धनराशि की सीमा क्या है, तो अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं होती। अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। फिर बात आती है जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस तो ये आप जब बैंक खुला होता है, बैंक जब खुला हुआ है तो आप किसी भी समय जब बैंक आपका ओपन है तो आप इस प्रणाली का आप जो लाभ उठा सकते हैं। अब आरटीजीएस में बात आती है, इसमें कुछ जब आप रुपए ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ आपका शुल्क कटेगा या नहीं कटेगा? तो इसमें याद रखना है, अगर आपकी राशि 2 लाख रुपए से और क्या है 5 लाख रुपए के बीच है, 2 लाख से और 5 लाख रुपए के बीच है, तो इसमें आपको याद रखना है 25 रुपये तो आपको कटेंगे, प्लस जो भी आपका जीएसटी चार्ज है वो आपको देना होगा। 25 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज ये आपको देना होगा। अगर आपकी जो राशि है 5 लाख रुपए से प्लस में, 5 लाख रुपए से अधिक है, तो आप याद रखेंगे इसमें 50 रुपये और प्लस क्या है? जीएसटी चार्ज। 50 रुपये और क्या है? जीएसटी चार्ज। तो याद रखेंगे आरटीजीएस एक खाते से दूसरे खाते में आप रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए इसे यूज करते हैं और इसमें आपका तुरंत ये सेवा प्रदान की जाती है। एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत आपके पैसे भेज दिए जाते हैं। अगर शुरुआत पूछे 1985 में, विश्व में, भारत में 2004 में, और इसमें अधिकतम जो आपकी धनराशि होती है कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम की कितनी सीमा होती है? 2 लाख रुपए और 2 से 5 लाख रुपए के बीच 25 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज। 5 लाख रुपए से अधिक है तो 50 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज, ये इसमें लगाया जाता है। तो ये हो गया आरटीजीएस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप प्रणाली याद रखेंगे, एक है एनईएफटी। क्या है? एनईएफटी। इसकी फुल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ये इसकी बनती है फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ये बन गया। फिर बात आती है जो एनईएफटी सेवा है, इसकी शुरुआत कब हुई है जी? शुरुआत की अगर बात पूछ रहा है तो शुरुआत याद रखेंगे 2005। अब बात आती है एनईएफटी की जो सेवा होती है, आरटीजीएस में तो तुरंत पहुंच जाते हैं रुपए, लेकिन एनईएफटी में क्या है 30 मिनट से और 24 घंटे के अंदर आपके एक खाते से दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब एनईएफटी में अगर आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम धनराशि की सीमा क्या है? न्यूनतम धनराशि, एनईएफटी आप कर रहे हैं तो न्यूनतम धनराशि की इसमें कोई सीमा नहीं होती। न्यूनतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। फिर आपसे पूछेगा अधिकतम धनराशि की क्या सीमा है? तो अधिकतम धनराशि की भी कोई सीमा नहीं है। पहले कुछ बैंक आपका 25 लाख रुपए तक निर्धारित करते थे, लेकिन अब कोई इसकी सीमा नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा जी इसमें चार्ज क्या लगता है? चार्ज, इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता, ठीक है। पहले लगता था लेकिन वर्तमान में अब इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये फुल फॉर्म हो गया। शुरुआत आपसे पूछ रहा है 2005 हो गया। न्यूनतम धनराशि पूछ रहा है, इसमें कोई सीमा नहीं है। अधिकतम धनराशि कोई सीमा नहीं है। चार्ज आपसे पूछ रहा है कितना लगता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। तो ये क्या हो गया आपका एनईएफटी का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे आईएमपीएस। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आईएमपीएस। आईएमपीएस इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ये क्या है? ये आप जो लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से इस सेवा का आप प्रयोग करते हैं, तो ये 24 घंटे में आप किसी भी यूज़ कर सकते हैं। जरूर नहीं कि इसमें बैंक में आपको जाना पड़ेगा, बैंक में ही आपकी ये सेवा मिलेगी। तो 24 घंटे में आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है जो आईएमपीएस है। आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई है?
शुरुआत अगर आपसे पूछ रहा है तो इसकी शुरुआत हुई है 2010। बात है इसमें न्यूनतम धनराशि की सीमा क्या है, न्यूनतम धनराशि, न्यूनतम धनराशि की इसमें कोई सीमा नहीं होती, न्यूनतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। आप 1 रुपये भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं। बात आती है अधिकतम धनराशि, अधिकतम धनराशि की इसमें सीमा होती है जी। अधिकतम धनराशि की सीमा क्या है, इसमें अधिकतम धनराशि की सीमा होती है 5 लाख रुपए। यानी आप एक दिन में IMPS के जरिए कितने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 5 लाख रुपए। तो IMPS में आपको इतना जानना है, मोबाइल के माध्यम से, आपका लैपटॉप के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में 24 घंटे में कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। शुरुआत अगर आपसे पूछ रहा है शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2010 में। न्यूनतम धनराशि की कोई सीमा इसमें नहीं होती है, लेकिन आप एक दिन में अधिकतम इस तकनीक के जरिए कितने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया IMPS, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इसमें जो नेक्स्ट आपका बच रहा है अब उसके बारे में जानेंगे। अब एक आपका बच रहा है जो आप ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, UPI। UPI की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। UPI इनकी फुल फॉर्म ही आपकी आ जाती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आपसे पूछा जाएगा जो UPI है, UPI सेवा की जो शुरुआत है ये कब हुई है, तो UPI सेवा की शुरुआत कब हुई है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। न्यूनतम राशि क्या होती है इसमें, न्यूनतम राशि की इसमें कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप 1 रुपया भी इसमें भेज देते हैं, 10 भी, 20 भी, 100 भी। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अधिकतम राशि की सीमा क्या है। अधिकतम राशि की सीमा है इसमें, और अधिकतम राशि की जो सीमा है एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर कितने लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक खाते से। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए। लेकिन आपके पास कोई अन्य और खाता है किसी अन्य बैंक से जुड़ा हुआ तो आप उससे 1 लाख रुपए कर सकते हैं, लेकिन एक खाते से एक दिन में आप मैक्सिमम कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 लाख रुपए। और फिर आता है इसमें आप ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हैं जी, ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ट्रांजैक्शन की अगर पूछ रहा है कि आप UPI के माध्यम से एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो एक दिन में आप अधिकतम 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितनी बार, 10 बार। अब इसमें 5,000 रुपये भेज लें एक बार में, आप 20,000 रुपये भेज लें, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की बात आ रही है तो 10 बार कर सकते हैं। और एक दिन में अधिकतम कितनी धनराशि भेज सकते हैं आप, 1 लाख रुपए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपका खाता है, ठीक है, एक खाता है आपका किसी अन्य शाखा में, यहाँ पे किसी अन्य शाखा में, जैसे एक खाता हो गया, एक B खाता हो गया। अगर आपको अपने ही खाते से दूसरे अपने ही खाते में रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें कोई अधिकतम की सीमा नहीं होती, उसमें कोई सीमा नहीं। अगर आपको अपने ही खाते से दूसरे अपने ही खाते में ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें कोई अधिकतम की सीमा नहीं होती, जबकि अन्य में कितनी होती आपकी, 1 लाख रुपए। तो ये कौन सी आपकी तकनीक हो गई, ये होगी आपकी UPI। अब ये जितनी भी आपकी बैंक से संबंधित सेवाएं, इनके लिए आपका एक संस्था वो कार्य करती है और उस संस्था को बोलते हैं हम NPCI। कौन सी संस्था है, NPCI। NPCI के बारे में जानेंगे, कौन सी संस्था है, NPCI। NPCI के बारे में जाने जी। NPCI इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में बोल देते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, स्थापना इसकी किस वर्ष हुई है, 2008। मुख्यालय अगर आपसे पूछे, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है मुख्यालय, मुंबई में इसका मुख्यालय। आपसे पूछा जाएगा कार्य क्या है इसका, कार्य इसका यही है जो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण का कार्य या देखरेख का कार्य, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण का कार्य ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है NPCI। तो जो आप UPI के माध्यम से कर रहे हैं या आप IMPS के माध्यम से कर रहे हैं,
तो उसके लिए आपकी कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? ये संस्था जिम्मेदार होती है एनपीसीआई, ये उसका देखरेख करेगी और ये सब इसका संचालन का कार्य होता है एनपीसीआई। 2008 में स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। तो ये आपके क्वेश्चन जुड़े हुए थे, भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित आपके प्रश्न थे और इनको अच्छे से कवर किया गया है। और अगर आपको जिस तरीके से क्लास पसंद आ रही है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप इसके लिए जो भी आपको लग रहा है कि हाँ क्लास अच्छे तरीके से कवर की जा रही है तो आप उसमें ज़रा अपनी राय देंगे, अपनी राय उसमें प्रस्तुत करें। तो आज के लिए इसमें इतना ही पढ़ाएंगे और इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।